Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to the official YouTube channel of Innovative Academy. Dear students, this is our lecture number 8. इसके अंदर हमने एल्गोरिथम्स की एग्जांपल नंबर 7 से लेके 9 तक डिस्कस करनी है। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एग्जांपल नंबर 1 to 6 को डिस्कस किया था। अगर आपको उसके अंदर भी कोई क्यूरी है तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में बता दीजिएगा, मैं आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर दूँगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। अच्छा जी, आज हमने एग्जाम्पल नंबर 7 से बात को स्टार्ट करना है। अभी जो आगे आपकी 7 to 9 एग्जाम्पल हैं थोड़े से डिफरेंट मैकेनिज्म को फॉलो करती हैं, इसलिए मैंने इनका लेक्चर भी अलग से बना के आपको प्रोवाइड किया है। वो कहते हैं टू फाइंड द इंटरेस्ट ऑन एन अमाउंट, कि अगर कोई पैसे आपके पास अवेलेबल हैं, अगर आप उस पर सूद की शरह को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो आप कैसे करेंगे। ठीक है, वही मैकेनिज़्म है। पहले आपने प्रोग्राम को स्टार्ट करना है, देन आपने इनपुट लेनी है, फिर प्रोसेसिंग करनी है, देन आपने आउटपुट शो करनी है और एट द एंड प्रोग्राम को एंड कर देना है। अब प्रोग्राम को यहाँ पे स्टार्ट कर रहा है आपके पास, देन वो आपसे क्या कर रहा है, इनपुट ले रहा है नंबर्स, अमाउंट, रेट और ईयर्स, क्योंकि ये प्लेन इंटरेस्ट का फॉर्मूला ही ऐसे कैलकुलेट होता है। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर चाहिए होता है, देन आपको जो पैसे आपने यूज़ किए वो अमाउंट चाहिए होती है, फिर आपने सूद की शरह क्या रखी है, रेट, वो आपको पता होना चाहिए, और आप कितने साल की आपने कैलकुलेशन करनी है आपने वो भी देख रहे हैं। नीचे अब वो क्या करे, आपके पास सिंपल फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, प्लेन इंटरेस्ट का फार्मूला वो अप्लाई करे, अमाउंट को वो मल्टीप्लाई करे, रेट डिवाइड बाई 100 इंटू ईयर्स। ये आप सिंपली याद कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली ये आपने दोबारा तो यूज़ नहीं करना पड़ेगा इंशाल्लाह कभी भी। अब जब आपको इस फॉर्मूले को कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, वो जो भी आपके पास आंसर आएगा, ठीक है, आप सिंपली उसको आउटपुट कर दें और आपकी बात यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो सिंपली आपके पास एक एग्जांपल नंबर 7 थी कि आपके पास एक चीज़ अवेलेबल थी, आपने उसके ऊपर प्रोसेसिंग करनी थी। प्रोसेसिंग करने के लिए आपने फार्मूला अप्लाई कर लिया, फार्मूला अप्लाई करके आपने सिंपली उसकी आउटपुट शो कर दी। देन आपको बस यहाँ पे वो थोड़ा सा डबल प्रोग्राम दे रहा है, वो कह रहा है कि टू कन्वर्ट सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट टेम्परेचर एंड वाइस वर्सा। ठीक है, वही बात को स्टार्ट किया, इनपुट किया, एंड पे आउटपुट करें और एंडिंग। अब बीच में आपके पास कुछ प्रोसेसिंग आ रही, ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ जो जगह पे प्रोसेसिंग दिखा रहा है, क्यों, क्योंकि आपने यहाँ पे दो काम करने हैं, आप दो प्रोग्राम्स को इकट्ठा ही लिख रहे हैं। अगर आप देखें तो स्टेप 4 पे भी एक प्रोग्राम ख़त्म हो रहा है और स्टेप 7 पे दूसरा प्रोग्राम खत्म। कहता है स्टार्ट करें, इनपुट करें, पहले आप नंबर ले लें सेल्सियस में, सेल्सियस में ले लिया जी। लेने के बाद आप क्या करें, फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला अप्लाई कर दें, जो कि है सेल्सियस मल्टीप्लाइड बाई 9 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 32, और जो आंसर है उसको आप सिंपली आउटपुट की फॉर्म में शो कर दें। यहाँ पे आपकी एक बार ख़त्म होगी, फिर आप दूसरा नंबर इनपुट ले लें, ठीक है, जो कि फ़ारेनहाइट में होगा। फ़ारेनहाइट में लें और सेल्सियस का फॉर्मूला लगा दें कि फ़ारेनहाइट माइनस 32 मल्टीप्लाइड बाई 5/9। ये जब आप कैलकुलेट करेंगे तो टेम्परेचर आपका सेल्सियस से कन्वर्ट हो गया होगा, सिंपली उसकी आउटपुट शो कर दें और आपकी बात ख़त्म हो जाएगी। अब ये अब आप अगर पूछें कि सर इस प्रोग्राम का जो लास्ट वाले प्रोग्राम्स थे ये वो भी तो बिल्कुल ऐसे ही थे। यहाँ पे बच्चों आपको एक बात ये बताना चाह रहा है कि आप अपने प्रोग्राम के अंदर अगर आप ये चीज़ करना चाहें तो आप इनपुट ले सकते हैं कहीं पे भी, फिर आप आउटपुट भी शो कर सकते हैं, देन आप दोबारा इनपुट ले सकते हैं और आप फिर भी आउटपुट शो कर सकते हैं। ठीक है, अभी तक मैं आपको क्या बता रहा था कि पहले आपने प्रोग्राम को स्टार्ट करना है, फिर आपने इनपुट करनी है, देन आपने प्रोसेसिंग करनी है, प्रोसेसिंग करने के बाद आपने आउटपुट शो करनी है, आउटपुट शो करने के बाद आपने बात को एंड कर देना है। तो वो अब आपको ये बात बताना चाह रहा है कि आप कहीं पे भी इनपुट ले सकते हैं और कहीं पे भी आप आउटपुट शो कर सकते हैं, कहीं पे भी आप प्रोसेसिंग कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल सा ही प्रोग्राम था, लेकिन थोड़ी सी बात वो आपको एडिशन की फॉर्म में यहाँ पे बताना चाह रहा था, तो वो उसने आपको गाइड कर दी। नेक्स्ट हमारे पास अब जो है यहाँ पे अब हमारा प्रोग्राम नंबर 9 आ जाएगा। उसने क्या, फाइंड इवन नंबर्स इन इंटीजर्स रेंजिंग फ्रॉम n1 टू n2 वेयर n2 इज ग्रेटर देन n1। अब आपको यहाँ पे वो दो तीन चीज़ें इकट्ठी करके बता रहा है। ठीक है, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात है, प्लीज़ इसको समझ लीजिएगा, रट्टा ना लगाइएगा, ठीक है, होपफुली आपको समझ आ जाएगी। प्रोग्राम को आपने स्टार्ट कर लिया, देन आप क्या करें, उससे नंबर्स ले रहे हैं दो इनपुट की फॉर्म में, n1 और n2। अब बच्चों यहाँ पे ना ये एक इफ़ का लूप लगा है। लूप सभी आपने आगे देखने हैं क्या होते हैं। लूप का मतलब क्या होता है, जब आप एक बार 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 घुमा के कर सकते हैं, जिसकी आप रेपिटेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब वो इफ़ लूप लगा रहा है यहाँ पे, और इफ़ लूप के बाद वो अंदर दोबारा से एक इफ़ लूप लगा रहा है। ठीक है, तो अगर आप इफ़ लूप के अंदर एक और इफ़ लूप लगा रहे हो तो उसको आप नेस्टेड लूप कह देते हैं। ठीक है,
क्या वर्ड यूज़ करते हैं उसके लिए? नेस्टेड लूप का। अब आपके पास यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि समझने वाले, ठीक है। ये 4 पॉइंट्स हैं जो आपने समझने। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे वो आपके पास कह रहे हैं कि इफ़ अगर आपका जो नंबर है n1 इज़ लेस देन और इक्वल टू n2, ठीक है। अगर तो आपका नंबर n1 कम है या बराबर है आपका जो नंबर था n2 के, तो फिर आप अंदर आ जाए, ठीक है। फिर आप इस लूप के अंदर आ। अगर तो ये बात ट्रू नहीं है तो फिर काइंडली प्रोग्राम को आपने वहीं पे एंड कर देना। अगर तो ये बात ट्रू हो जाती है तो फिर आपने लूप के अंदर आ जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये बात आपके पास लिख भी दी। इफ़ दिस इज़ ट्रू, अगर ये बात सच हो जाती है कि n1 जो है वो या तो लेस है या वो बराबर है n2 के, देन कम इन द लूप, फिर आप लूप के अंदर आ जाएं, अदरवाइज एंड द प्रोग्राम, वरना आप ये जो मैंने 2, 3 और 4 लिखा है इनको छोड़ के सीधा बात को ख़त्म कर दें। अब जो आपके पास नेक्स्ट स्टेप, ये जो पॉइंट 2 मैंने बनाया है, वो कहता है इफ़ n1 mod 2 इक्वल्स 0, तो आप आउटपुट कर दें n1 को। अब ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है, तो आप इसको प्लीज़ पहले समझ लें एक साइड पे। अच्छा, मैंने अब आपके लिए स्टूडेंट्स यहाँ पे एक एग्जांपल सी यहाँ पे लिख दी है, ठीक है, ताकि आपको बात ज़रा अंडरस्टैंडिंग हो जाए इसकी थोड़ी सी। तो आइए इसको पहले यहाँ पे देख लें, ये मैंने पूरी यहाँ पे रामलीला आप लोगों के लिए लिख छोड़ी। अच्छा जी, ये जो पूरी बात है, वो आपको कहता है कि आपके पास अगर मॉड जो है n1 mod 2 इक्वल्स टू 0, अगर तो आपने मेरे फ्लो चार्ट के लेक्चर्स लिए हैं तो आपको ये बात समझ आ जानी चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैंने वहाँ पे बोर्ड पे भी आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन दी थी। अगर आप n1 मॉड लेते हैं 2 से, मॉड का मीनिंग होता है रिमाइंडर ऑफ एनी क्वेश्चन, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें कि मैं 5 को डिवाइड कर रहा हूँ 3 से, ठीक है, तो 3 1s आर 3, तो अगर आप इसको माइनस करें तो मेरे पास यहाँ पे रिमाइंडर क्या आता है 2। तो हमारे पास जो रिमाइंडर होता है एक्चुअली में वही मॉड होता है, तो एक्चुअली 2 इज़ द मॉड इन द अबव एग्जांपल। तो अगर आपको मैं ये क्वेश्चन इस फॉर्म में लिख के दिखाऊं जैसे उसने यहाँ पे लिखा था, तो 5 mod 3, तो 5 mod 3 जो है वो क्या आ जाएगा, इक्वल्स टू 2, ठीक है, ये हमारे पास 2 आ जाएगा। आप कुछ ऐसी एग्जांपल भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे 6 लिख देता तो 3 2s आर 6 होता, और यहाँ पे आपके पास तो पूरा पूरा डिवाइड होके 0 आ जाता। तो फिर मैं कहता कि 6 mod 3 इक्वल्स टू 0। तो वो आपको वो यहाँ पे बता रहा है कि इफ़ n mod 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अगर तो वो 0 आ जाए तो क्या करें, आप n1 को डिस्प्ले कर दें, n1 को आउटपुट की फॉर्म में शो कर दें यहीं पे, ठीक है। अभी आपने ऊपर एग्जांपल में अब देख लिया था कि अब आप कहीं पे भी इनपुट ले सकते हैं, कहीं पे भी आउटपुट शो कर सकते हैं, कोई मसला नहीं होता। और जैसे ही आप ये काम करें तो फिर आपने क्या करना है, सेट कर दें n1 को, ठीक है। और n1 को किस फॉर्म में सेट कर दें, n1+1, मीनिंग ये कि हमारे पास अगर n1 फॉर एग्जांपल 6 था, ठीक है, हम उसका 6 का मॉड ले रहे थे 2 से, तो 2 3 6 आ गया, और हमारे पास आंसर जो था वो 0 आ गया। अगर तो वो 0 आ गया तो आपने 6 के अंदर एक और नंबर ऐड कर देना है, और ऐड करके क्या करें, दोबारा से ये स्टेप 3 के पास चले जाएं, ठीक है, गो टू स्टेप 3, और फिर चेक करें कि क्या वो नंबर उससे छोटा है कि नहीं, ठीक है। अब आपने याद रखना है कि ये दोनों नंबर यूज़र ने आपको इनपुट की फॉर्म में देने, ठीक है, क्योंकि हम ये ऊपर उससे इनपुट ले रहे हैं। अब अगर आप मेरे से पूछें कि सर यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है इसका मेन मकसद क्या है, लाइक प्रैक्टिकल लाइफ में इसका क्या यूजेज है, तो अभी आप लोगों के लिए इस बात को समझना थोड़ा सा मुश्किल है कि प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर इसका क्या यूजेज है। अभी आप ट्राई करें कि जो मैंने पूरा कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे लिख के दिया आपको ये समझ आ जाए, ठीक है। आप इसको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो आपके लिए आगे बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी, ठीक है। मैं एक दफ़ा दोबारा से इस बात को थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ कि हमारे पास इवन नंबर्स थे इंटीजर्स के, रेंजिंग फ्रॉम n1 टू n2, और n2 जो है वो बड़ा होना चाहिए। तो हमने दो कंडीशंस लगा ली, ठीक है। एक तो हमने यहाँ पे जो कंडीशन को चेक कर लिया कि भाई n1 जो है वो n2 से बड़ा होना चाहिए, और फिर हम n1 का मॉड ले रहे थे 2 से। तो ये दो कंडीशंस हम लगा के चेक कर रहे थे, अगर तो हमें इक्वल टू 0 मिल रहा था तो हम उसको आउटपुट करके उसमें एक नंबर ऐड करवा के फिर स्टेप 3 पे चले जाते थे। और अगर बात यहाँ पे फॉल्स हो जाती थी ट्रू की बजाय, तो हम प्रोग्राम को सीधा एंड कर देते, ठीक है। तो यहाँ पे आज हमारा लेक्चर जो है स्टूडेंट्स वो वाइंड अप हो रहा है। Students, thank you so much for joining me in this lecture. Lecture notes link is mentioned in the description. For any further query, you can call us, email us, message us on Facebook or Instagram. All of these links are mentioned in the description. I hope to see you guys in the next video. Allah Hafiz.